मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विस्तृत जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न यह उठ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य अर्थ यह कहा जाता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, वह व्यवस्था किस में रहेगा? तो वह व्यवस्था रहेगा कक्षा में, उप कक्षा में और कक्षक में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा कोई पूछेगा तो आपको यही 3 शब्द के आधार पर व्याख्या कर देना है। वो 3 शब्द है क्या? कक्षा, इसका एक अलग नाम है कोश, या उसी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर। कक्षा के लिए 3 टर्म आ रहा है, कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर, जिसको इंग्लिश में सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहेंगे। कक्षा के अंदर उप कक्षा होता है। उप कक्षा या उसी का एक अलग शब्द आया उपकोश, इसका इंग्लिश होगा सब सेल, सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल। तीसरी बात आ रहा है कक्षक या ऑर्बिटल। दोस्तों, अब मैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करूंगा तो कक्षक के बदले मैं ऑर्बिटल कहूंगा, क्योंकि कक्षा और कक्षक में कंफ्यूजन होने लगता है। तो मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षक के जगह पर मैं बार बार ऑर्बिटल कहूंगा, और बहुत से किताब में कक्षक के बदले में ऑर्बिटल इसी तरह से हिंदी में भी लिखा गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा पुनः एक बार मेरे साथ याद कीजिए। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसके नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं, उप कक्षाओं एवं ऑर्बिटलों में व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। दोस्तों, अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिया जाए। शहर का एक अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट हो गया कक्षा। अब उस अपार्टमेंट में आप देखते हैं कहीं लिखा है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। तो जो आप उप कक्षा है वह समझिए कि ब्लॉक है। उप कक्षा हमारे पास है एस, पी, डी और एफ। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कक्षाएं तो अनंत होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 7 कक्षाओं की जरूरत होती है। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो वह 7वीं कक्षा से भी आगे जा सकता है, लेकिन सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 7 कक्षा से हम लोग आगे नहीं जाएंगे। 7 कक्षाओं में 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाएगा। और उसे
ब्लॉक में घर, जो अपार्टमेंट हुआ वह कक्षा हुआ, जो ब्लॉक हुआ वह उप कक्षा हुआ, और उस ब्लॉक में जो घर है वह ऑर्बिटल है, और घर में जो आदमी है वह इलेक्ट्रॉन है। अतः हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन का वास्तविक घर ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन मुख्यतः ऑर्बिटल में ही रहता है और उस ऑर्बिटल को घर के जैसा बनाते भी। अब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मात्र 2 होती है। उन 2 इलेक्ट्रॉनों में एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। क्लॉकवाइज स्पिन मतलब घड़ी के सुई के दिशा में चक्रण करेगा, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन माने घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रण करेगा। घड़ी के सुई के दिशा में जो चक्रण कर रहा है उसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्ती चक्रण, और जो इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रण करता है उसको बोला जाता है वामावर्ती चक्रण। अभी चक्रण क्या है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। अब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यह बात किसने बतलाया था? तो यह बात बताए थे 1925 ईस्वी में पाउली। फिर से याद कीजिए कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यह बात 1925 ईस्वी में पाउली ने बतलाया था। अब यह बात कि किसने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन घड़ी के सुई के दिशा में और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, इस बात को उसी 1925 ईस्वी में उलेनबेक और गॉडस्मिट नामक 2 वैज्ञानिक ये बताए थे चक्रण की दिशा। याद कीजिए, पाउली बतलाए थे कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और चक्रण की दिशा बताए थे उलेनबेक और गॉडस्मिट। ये सभी बात 1925 ईस्वी की है। ठीक बात ना? अब देखिएगा, क्लॉकवाइज स्पिन मतलब दक्षिणावर्ती चक्रण। दोस्तों, हम लोग कहीं रोड पर जाते हैं और कहते हैं कि दाहिने मुड़, तो दाहिने देखिए, मैं दाहिने रूप में चक्रण कर रहा हूं और घड़ी के सुई के दिशा में चक्रण होने लगेगा। देखिए, ये चक्रण जो है घड़ी की सुई की दिशा में हो रहा है। दूसरा चक्रण एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती आघूर्ण मतलब बाएं मुड़, बाएं हाथ की ओर। चलिए ये व्यवस्था देखिए, मैं बाएं की ओर चल रहा हूं, देख रहे होंगे कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मैं चक्रण कर रहा हूं। अब यही व्यवस्था इलेक्ट्रॉन में भी है, और यही व्यवस्था परमाणु के चारों ओर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन में भी है, और यही व्यवस्था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों में भी है। अब चक्रण वाली बात सुनिएगा। ये नाभिक हुआ, और आप लोग सोचते हैं कि घड़ी के सुई के दिशा में मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है। दोस्तों,
यह कंसेप्ट पूर्णतः है, एडवांस कंसेप्ट नहीं है। एडवांस कंसेप्ट देखिए, यह कलम मैं इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं और देखिएगा कैसे चक्रण ऐसे अपने, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्रण करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण करते हुए नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे रखते हैं। दूसरी स्थिति एंटी क्लॉकवाइज, यहां देखिएगा इसी पथ पर इलेक्ट्रॉन चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इस रूप में चलेगा। यह है जो ऐसे आप नीचे एरो देते हैं उसके लिए यह व्यवस्था है। तब दोस्तों अब मैं एक उदाहरण लेकर इस इलेक्ट्रॉनिक विनाश वाली बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर वामावर्ती रूप में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रूप में चक्रण करती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। यही कारण है कि सूर्योदय पूरब की ओर होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है। दो ग्रह ऐसे भी हैं जो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, दक्षिणावर्ती आघूर्ण में चलते हैं। वह ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, अर्थात वे पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। तो शुक्र और यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर। दोस्तों याद हो गया होगा। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का जो चक्रण होता है वह कौन चक्रण होता है, दक्षिणावर्ती की वामावर्ती? तो आपको बोलना है कि पृथ्वी वामावर्ती आघूर्ण में रहती है, शुक्र और यूरेनस दक्षिणावर्ती आघूर्ण में रहते हैं। मात्र शुक्र और यूरेनस ही दक्षिणावर्ती में हैं, पृथ्वी और अन्य ग्रह आपका वामावर्ती आघूर्ण में रहते हैं। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो परिभाषा है उसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर लिया जाए। जैसे ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, परमाणु संख्या 8 है, इसका मतलब ऑक्सीजन तत्व के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब उन 8 इलेक्ट्रॉनों को आपको व्यवस्थित करना है कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल में। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसका लिखते थे, याद होगा आप लोगों को 1s2, 2s2 और फिर 2p। p में आप जानते थे कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन अब टोटल ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तब 8 इलेक्ट्रॉनों को आप यहां व्यवस्थित किया, ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे 2, 2, 4 और कितना घट रहा है तो और 4 बच रहा है, तो यहां पर हम लोग 4 लिख देंगे। या 1s2, कुछ बच्चे लोग पढ़ते हैं 1s स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोलना है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ऐसे बोलना है 1s2। इसका मतलब पहली कक्षा, 1 मतलब पहली कक्षा के एस उप कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन है।
यहां भी 2 लिखे हैं और यहां भी 2 लिखे हैं। इसका मतलब ये दोनों जगह आप दूसरी कक्षा रखे हैं। इस दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षा है, एस और पी, जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तब यहां पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और यही जो दूसरी कक्षा जो बाहरी कक्षा है, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ अब संयोग करके यौगिकों का या अणुओं का निर्माण करेगा। अगला बात, अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन, इसी को आप ऐसे दर्शा देते हैं नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब कक्षा और उप कक्षा के बाद बात आता है ऑर्बिटल का। दोस्तों, एस, पी, डी और एफ, ये 4 उप कक्षाएं हैं। एस में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। आप यहां सीखे हैं कि एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तब किसी भी उप कक्षा में ऑर्बिटलों की संख्या का पता लगाना है तो जितना अधिकतम आप इलेक्ट्रॉन रखे हैं उसको आधा कर दीजिए। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो उसका आधा एक ऑर्बिटल, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका आधा 3 ऑर्बिटल, डी में अधिकतम 10 है तो इसका आधा 5 ऑर्बिटल, एफ में अधिकतम 14 है तो इसका आधा 7 ऑर्बिटल। दोस्तों, पी चाहे डी चाहे एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे कुछ भी हो, ऑर्बिटल हमेशा उतना ही बनेगा। जैसे कमरा एक बार बन गया तो उसमें आदमी एक रहे चाहे 2 रहे, अब वह तो कमरवा तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरिएगा कैसे? तो हुंड का नियम कहता है कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, पहले क्लॉकवाइज तब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एस में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन को पहले आप एक एक करके क्लॉकवाइज भरिएगा। याद रखिएगा डिसिप्लिन, पहले क्लॉकवाइज एक एक करके भर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, जोड़ा लगेगा। तो यह क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहां से जो एंटी क्लॉकवाइज शुरू हुआ वो 4th है या 5th है और यह 6th है। इसी तरह से डी वाला में पहले क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए फिलअप किए, फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए फिलअप कर दिए। इसी तरह से एफ वाला में पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब चलिए यहां ऑर्बिटल बनाया जाए। एस है एक ऑर्बिटल,
इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फिर एस, एक ऑर्बिटल, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी में देखिए इलेक्ट्रॉन भले एक हो या दो हो या चार हो या छह हो, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल हमेशा तीन ही बनेगा। पी में, पी ब्लॉक में कमरा है तीन, तो हमेशा ये तीन ही ऑर्बिटल पी में बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से भरेंगे, पहले एक एक करके भर दिए, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आकर यहां रुक गया। एक और बात पूछा जाता है आपसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का इंग्लिश होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, युग्म मतलब जोड़ा, केवल युग्मित कहता मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में, अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग अपने पैर में दो पैर है तो दो जूता का उपयोग करते हैं। यदि आप आराम कर रहे हैं और कहीं जूता का एक भाग कुत्ता लेकर भाग गया तो क्या कहा जाएगा कि अब आपके पास जो जूता बचा है एक ही बचा है और वह है अयुग्मित है, अनपेयर है। तो दोस्तों अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर खोजा जाए, या तो पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दोस्तों दो बात की जरूरत पड़ती है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। दोस्तों अब हम लोग बारी बारी से कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल का परिभाषा समझा जाए। कक्षा नाभिक के चारों ओर जो ऐसा आप वृत्ताकार पथ बनाते हैं, वही वृत्ताकार पथ आपका कक्षा कहलाता है। और उस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तब कक्षा का कोई परिभाषा पूछे तो आप यह फिगर देखिए और परिभाषा बोल दीजिए। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षा कहलाता है। दोस्तों किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। कक्षा को हम पढ़ाया है, अब कक्षा की संख्या को n से सूचित करेंगे। याद कीजिए, कक्षा की संख्या को n द्वारा सूचित किए और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है 2n²। पहली कक्षा जिसे आप k कह रहे हैं, इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुने n के जगह पर आप 1 रख दिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर 2 हो गया। यहां पर देखिए दूसरी कक्षा के लिए 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, उस 4 में 2 से गुना किए 8 हो गया। तीसरी कक्षा में 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 2 से गुना करेंगे 18। चौथी कक्षा में 2
गुने 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से गुना किए 32। अब हम लोग देखें कि इस कक्षा में अब कौन कौन उप कक्षा संभव है। उप कक्षाएं हैं एस जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, पी एस पी डी एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए ये 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसमें से किसको बुलाएंगे, तो केवल एस बुलाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो 1s2। फिर 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एस और पी, एस का 2 और पी का 6, 6 बदू 8, तो यहां हो गया 2s2 और 2p6। फिर 18 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एस का 2, पी का 6, 2 और 6 8, और 8 में 10 जोड़िए 18, मतलब एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, तो 3s2, 3p6, 3d10। दोस्तों अब 32 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो 32 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इन सबों को जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, 8 10 18, 18 में 14 जोड़िएगा 32 हो जाएगा, तो 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। अब थोड़ा 5वां कक्षा पर विचार कीजिए। 5वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 गुने 5 का स्क्वायर बराबर 50। अब 50 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए आपके पास अब आगे उप कक्षा नहीं है। आगे उप कक्षाएं तो हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे की उप कक्षाएं याद रखिएगा, आगे की उप कक्षा बोलने के लिए एफ के बाद का लेटर पढ़ते जाइए। एफ के बाद जी, एच, आई, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। मतलब घर तो है लेकिन कोई आदमी नहीं है। उस घर को भूतहा घर कहिए। तो ये सब जी, एच, आई जो उप कक्षाएं हैं उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आप रख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कक्षा में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यह 50 वाला संभव नहीं है। अब दोस्तों यहां से एक और बात क्लियर कीजिए। एस उप कक्षा का प्रारंभ पहली कक्षा से ही हो जा रहा है। ये बात मुझे जरूरत पड़ेगा बाद में। पी का देखिए, पी के ऊपर 1p नहीं है, तो P का प्रारंभ होता है 2p से, D का प्रारंभ होगा 3D से, और F का प्रारंभ होगा 4F से। याद करो दोस्तों, S P D F पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब S 1 से ही शुरू हो जाएगा, P 1 से नहीं 2 से शुरू होगा, D 3 से शुरू होगा, F 4 से शुरू होगा। कहने का मतलब कि यदि आपसे कोई कहे कि बताइए 1p संभव, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पर, संभव असंभव पर, 1p संभव की असंभव तो असंभव, लेकिन 2p संभव। फिर इसी तरह से पूछा जाए कि 1d, 2d, 3d, इसमें कौन संभव कौन असंभव, तो केवल 3d संभव, बाकी सब असंभव। इसी तरह से
1f 2f 3f 4f, इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो केवल 4f वाला में 4f संभव है, बाकी सब असंभव है। तो इतना मैं मेहनत किया, इसका जरूरत पुनः पड़ेगा। एस का प्रारंभ 1 से, पी का प्रारंभ 2 से, डी का प्रारंभ 3 से और एफ का प्रारंभ 4 से। दोस्तों, अब कक्षा के परिभाषा के बाद उप कक्षा का परिभाषा समझा जाए। तो उप कक्षा में आप देख क्या रहे हैं कि उप कक्षा ऑर्बिटलों का समुच्चय है। उप कक्षा ऑर्बिटलों का समुच्चय है। तो कोई पूछे कि उप कक्षा को परिभाषित कीजिए, तो ध्यान रखिएगा, समान ऊर्जा एवं समान आकार वाले ऑर्बिटलों का समुच्चय उप कक्षा कहलाता है। समान ऊर्जा तो आप समझ रहे हैं कि ये जो भी ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा से पी वाले सभी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान है, डी वाला का आपस में सब ऊर्जा समान है। ऑर्बिटल का परिभाषा, तो ऑर्बिटल का परिभाषा सीखने से पहले ऑर्बिटल का आकार देखा जाए। तो याद कीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है। दोस्तों याद कर लो, ऑर्बिटल के आकार से क्वेश्चन आएगा। ए से ऑर्बिटल गोलाकार, गोलाकार देखिएगा, गोला और वृत्त में अंतर है। जैसे यह यहां पे एक्स और वाई बना दीजिए, कोई रिंग एक्स और वाई एक्सिस, तो यह हो गया वृत्त। गोलाकार का मतलब देखिए गेंद के जैसा। गोला का मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला। और यह क्या है? सर्किल है, वृत्त है। तब सर्किल में दो ही एक्सिस है, एक्स और वाई। यहां पर देखिए इस गेंद में तीनों एक्सिस है, एक्स और वाई और जेड। तो दोस्तों, ऑर्बिटल के बारे में यह बात आया परिभाषा कि ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है। पुनः याद कीजिए दोस्तों, ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन का घर। कोई पूछे आपसे कि संजय सर अभी कहां मिलेंगे, तो अधिकतम संभावना है कि घर पर होंगे। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन का वास्तविक घर ऑर्बिटल होता है और हम लोगों का घरवा भी त्रिविमीय होता है। तब यह ऑर्बिटल रहेगा कहां? तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब दोस्तों याद कीजिए, ए से ऑर्बिटल गोलाकार, गोलाकार का इंग्लिश होगा स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल डमरूकार, डमरूकार का इंग्लिश होगा डम्बेल। डी ऑर्बिटल द्विडमरूकार, डबल डम्बेल। एफ ऑर्बिटल त्रिडमरूकार, ट्रिपल डम्बेल। दोस्तों, अब
ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर तरंग के रूप में चलते हैं। जैसे डमरूकार वाला बात देखिए, कैसे डमरू आएगा मेरा, यह नाभिक हुआ, अब नाभिक से इलेक्ट्रॉन चला तरंग के रूप में, फिर इधर से यहां रिटर्न हुआ, फिर तरंग के रूप में आकर ऐसे बन गया। तब यह आकार जो है डमरूकार हो गया। देखिए डमरू के जैसा, पी का आकार डमरूकार, डम्बेल, डम माने डमरू, बेल माने जैसा, डमरू के जैसा। अब आगे डी वाला में क्या कीजिए कि अब डमरू बढ़ाते जाइए। पी में एक डमरू, डी में द्विडमरूकार। नाभिक, अब इलेक्ट्रॉन को चलाइए, यहां पहुंच गए एक डमरू, फिर यह दूसरा डमरू। एफ का आकार त्रिडमरूकार, त्रिडमरूकार माने तीन डमरू, तो तीन डमरू लाइएगा, तो तीन डमरू आने पर आकार जो हो जाता है जटिल हो जाता है। इसीलिए एफ का आकार त्रिडमरू के जगह पर अधिकांशतः हम लोग कह देते हैं जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इसको याद कर जाओ कि किस ऑर्बिटल का आकार क्या होगा। एस ऑर्बिटल गोलाकार, पी ऑर्बिटल डमरूकार, डी ऑर्बिटल द्विडमरूकार, एफ ऑर्बिटल त्रिडमरूकार। केवल एस गोलाकार है, इसके बाद डमरू आ रहा है। पी में एक डमरू मतलब केवल डमरूकार, डी में दो डमरू द्विडमरूकार, एफ त्रिडमरूकार। और त्रिडमरूकार होने के कारण वह जटिल हो जाता है, तो एफ को प्रायः कहा जाता है कि उसकी संरचना जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। यहां पर जब आप उपकक्षा का परिभाषा दे रहे थे तो यहां कहे थे कि समान ऊर्जा एवं समान आकार वाले ऑर्बिटलों का समुच्चय उपकक्षा कहलाता है। देखिए यह एस जो है गोलाकार होगा, पी उपकक्षा में तीन ऑर्बिटल है और तीनों ऑर्बिटल डमरूकार होंगे, एक समान आकार के होंगे। यह पी और डी ऑर्बिटल आपस में समान नहीं होगा। पी का आकार डमरूकार, डी का आकार द्विडमरूकार, एफ का आकार त्रिडमरूकार और जटिल। पी में जो तीनों ऑर्बिटल हैं, ये तीनों में प्रत्येक ऑर्बिटल डमरूकार होगा। डी में ये जो पांच ऑर्बिटल हैं, तो इस पांचों में प्रत्येक ऑर्बिटल द्विडमरूकार होगा। एफ में 7 ऑर्बिटल हैं, तो ये सातों ऑर्बिटल में प्रत्येक ऑर्बिटल त्रिडमरूकार मतलब जटिल होगा। तो दोस्तों एक बार अब संक्षेप में कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल की परिभाषा को याद कर लीजिए। कक्षा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उपकक्षा समान ऊर्जा एवं समान आकार वाले ऑर्बिटलों का समुच्चय उपकक्षा कहलाता है। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होता है, उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। दोस्तों अब जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वह घड़ी आ गया। वह घड़ी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तकनीक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तकनीक 3 नियम या सिद्धांत पर है। पहला सिद्धांत ऑफ-बाउ सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल।
दूसरा पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा है हुंड नियम, जिसे बोलिएगा हुंड्स रूल। अब पहली बात कि अफबाऊ सिद्धांत, तो अफबाऊ सिद्धांत को किसने दिया था, ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास आता था। अफबाऊ सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, अफबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफबाऊ का मतलब होता है, यह जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जैसे आप किसी बिल्डिंग में चढ़ते हैं नीचे से ऊपर, उसी तरह से विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाला में भरता है। तो अफबाऊ जर्मन शब्द है, यह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, जिसका अर्थ होता है बारी बारी से भरना। किस रूप में भरना? तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि यह अफबाऊ सिद्धांत दिया था किसने? तो अफबाऊ सिद्धांत को 1925 ईस्वी में पॉली ने दिया था। वही पॉली जो बतलाए थे कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब पॉली अपवर्जन सिद्धांत का भी यह निष्कर्ष है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अब तीसरा हुंड नियम। तो हुंड नियम तो आप पूरा समझ ही गए हैं कि किसी, मान लीजिए कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पी में मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि पी में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हुंड का नियम कहता है कि पहले एक एक करके भरिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाइए। यही तो आपका हुंड नियम है। अब अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर ही आप ऐसा कहीं फिगर बना रहे थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d आगे तक जाते थे और ऐसे ऐसे काटते जाते थे। दोस्तों, इसी फिगरवा को लाने के लिए आपके संजय सर एक लाइन का फॉर्मूला यहां सेट किए। वह फॉर्मूला है NS2 लेस देन, कम है। ऐसा ऐसा साइन दे दिए तो इधर ऊर्जा कम होगी, इधर ऊर्जा अधिक होगी। NS2 लेस देन N-2F14 लेस देन N-1 D10 लेस देन Np6। अब इसमें आपको इस फार्मूला पर चलेंगे तो बिना फिगर बनाए आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ बात को समझना होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़कर आए हैं कक्षा वाला उपकक्षा वाला में कि एस का प्रारंभ कहां से होता है? तो एस का प्रारंभ होता है 1s से। तो यह 1s और उसके आगे 7s तक जाएगा। अब s के बाद यहां ये p, कहे थे कि p का प्रारंभ होता है 2p से। तो यह है 2p से आगे 2p से शुरू होगा और 7p तक जाएगा।
फिर डी का प्रारंभ है, आप अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि डी का प्रारंभ होता है 3D से, या है 3D से स्टार्ट होकर 3D से स्टार्ट होगा और 7D तक जाएगा। एफ का प्रारंभ है, आप कहे थे कि 4F से होगा, या है 4F से शुरू होगा, 4F से शुरू होगा और 5F 6F 7F तक जा सकता है। अब दोस्तों, अभी फार्मूला पर n का मान सोचिए। S का प्रारंभ 1 से हो रहा है, तो इस S के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 तक जा सकते हैं। F वाला में देखिएगा 4F आपको लाना है। यहां आप लिखे हैं फॉर्मूला में n-2F 14। अब यह बराबर, यदि मैं 4F लिखूं तो अब देखिए, तो आप कह सकते हैं कि n-2 बराबर 4। तब बताइए कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा 4 + 2, इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा 6। मतलब 4F लाने के लिए n का मान जब 6 रखेंगे तो 6 - 2 इक्वल टू 4F। मतलब अब 4F लाने के लिए यहां n का मान देखिए, जब 6 रखेंगे तो 6 - 2 4F आएगा, तो यहां आएगा 6 और 7। चलिए अब 3D रखे हैं। यहां फॉर्मूला है n-1, तो n-1 D10 इक्वल टू आप कहिएगा 3D10। तो अब आप कह सकते हैं कि n-1 इक्वल टू 3, इसलिए n इक्वल टू 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू 4। इसका मतलब ये 3D लाने के लिए 4 में से 1 घटाइएगा, 4 - 1 मतलब 3D। तो 3D लाने के लिए n का मिनिमम मान होना चाहिए 4, तो यहां होगा 4 5 6 7। P के लिए देखिए 2P से आप शुरू किए हैं, तो यहां n का संभव मान 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। अब दोस्तों, सूत्र याद कर लीजिए। उसके बाद उपकक्षा का प्रारंभ कहां से हो रहा है यह याद कर लीजिए, और फिर n का संभव मान देख लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेगा। अब चला जाए इस फार्मूला पर। पहले हम n का मान 1 लेकर चलेंगे, 1 से लेकर 7 तक चलना है। तो 1 लेकर जब चल रहे हैं n का मान, तो इसमें 1 केवल और केवल s के लिए है, तो 1s2। देखिए अब इसमें कहीं 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब 1s2। n का मान 1 रखने पर केवल आएगा 1s2। अब n का मान हम लोग 2 लेकर चले, तो जब 2 लेकर चल रहे हैं तो s में भी 2 दिखाई पड़ रहा है, इधर डायरेक्ट p में 2 दिखाई पड़ रहा है, इधर बीच में कहीं 2 नहीं है। तो 2s2 2p6।
दोस्तों क्रम आने लगा। अब n का मान 3 लेकर चला जाए तो 3s, और देखिए इधर f में भी 3 नहीं है, d में भी 3 नहीं है, p में 3 है, तो 3s2 3p6। अब आगे n का मान 4 लेकर चला जाए, देखिए 4 कहां कहां है विचार कीजिए। तो 4 s में है, d के लिए है और p के लिए है। तो चलिए 4s2 4s2। अब फिर d के लिए 4 है, n का मान यहां 4 रखे, 4 माइनस 1 3d आ जाएगा। फिर आगे अब 4p। दोस्तों अब क्रम देखिए, 4s के बाद 3d, ये सब याद रखिएगा। अब 3p के बाद 3d नहीं आ रहा है, 3p के बाद 4s और तब 3d और तब 4p, यहां 10 यहां 6। अब n का मान 5 रखकर बोलिए कहां कहां संभव है। तो n का मान 5s में भी होगा, 5d के लिए भी होगा और 5p के लिए भी होगा। अब d में जब मैं जा रहा हूं तो यहां फॉर्मूला देखिएगा, 5 माइनस 1 मतलब 4d हो जाएगा। 5s2, फिर अब d में 5 है, यहां n का मान 5, 5 माइनस 1 4d 10, फिर 5p6। दोस्तों अब याद करो बात को, यहां तो ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तीसरा कक्षा तक बीच में d f नहीं आ रहा है। चौथी कक्षा में देखिए साइड में दोनों p है, s और p है, बीच में d आ रहा है। आज जो d आ रहा है वह s और p से एक कम हो जा रहा है। फिर यहां भी देखिए पांचवा में s 5 p भी 5, लेकिन जो d है इन दोनों से एक कम है इस फार्मूला के कारण। अब छठा में चलिए 6, तो सबों में दिखाई पड़ा, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, लेकिन फार्मूला पर ध्यान देकर चलना होगा। n का मान मैं 6 लेकर चला, 6 यहां रखेंगे तो 6s2 6s2, फिर आगे 6 माइनस 2 4f 14, फिर आगे 6 माइनस 1 5d 10, फिर आगे 6p6। अब 7 लेकर चलिएगा तो पुनः सब आ जाएगा। तो 7s2, फिर 7 में से 2 घटाइए 5f 14, फिर 6d 10, फिर 7p6। दोस्तों बिना फिगर का मैंने फार्मूला से ये तैयार कर लिया। अब इसको मैं और आसान कर रहा हूं। अब देखिए कैसे आसान कर रहा हूं, याद कीजिए, यहां 3p6 तक बीच में d चाहे f नहीं आ रहा, d आ रहा है चौथा और पांचवा जब शुरू किए हैं तब, f और d आ रहा है छठवां और सातवां शुरू किए हैं तब। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन गिन लिया जाए। अब इसी को मैं अब पुनः आसान करने जा रहा हूं। अब एक लाइन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाइएगा। जब आप n का मान 1 2 3 4 5 6 7 लेकर चले हैं तो उन ऊर्जा स्तरों में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्राप्त हुआ।
जैसे एक लेकर चले हैं तो केवल मिला है 1s2, जब दो लेकर चले हैं तो मिला है आपका 2s2 और 2p6, जब तीन लेकर चले हैं तो मिला है 3s2 और 3p6, जब चार लेकर चले हैं तो यह मिला है आपका 4s2 3d10 4p6, जब फिर आप पांच लेकर चले हैं तो आपको मिला है 5s2 4d10 5p6, जब आप 6 लेकर चले हैं तो आपको मिला है 6s2 4f14 5d10 6p6, जब आप 7 लेकर चले हैं तो आपको मिला है 7s2 5f14 6d10 और 7p6। अब इसी को मैं अब संक्षेप कर रहा हूं। जैसे 1s में आपका केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप रख दिए हैं केवल 1s में। फिर अब चलिए आगे जोड़ा जाए, ये 2 वाला में a से और p इन दोनों को जोड़िए तो 2 और 6 8 हो गए। अब इस 8 को लाने के लिए फॉर्मूला देखिएगा, 8 को लाने के लिए आप a से और p को लाए हैं तो यहां पर 2s और 2p, फिर अगला फिर 8 आया है यहां पर 2 और 6 8। अब उस 8 को लाने के लिए आप लाए हैं 3s2 3p6, 3s और 3p। फिर आगे बढ़ा जाए, यहां जब पहुंचिए आप तो 2 और 10 12 6 18 हो जा रहा है। अब इस 18 को लाने के लिए सुनिएगा, इस फार्मूला में से देखिए 18 कब आएगा। अब इसको भी मैं छोड़ने जा रहा हूं, इस फार्मूला पर चल दूंगा। 18 कब आएगा तो 2 और यहां से 10 10 से 2 12, डी वाला 10 और पी वाला 6, तो अब 3s तक आप आ गए हैं तो 4s और 4p, अब बीच में आएगा आपका d, जो d होगा इस a से और p से दोनों से एक कम होगा, तो ये 4 यहां भी है 4 यहां भी है, यहां होगा 3d। फिर अगला सेट में जब जाइए 4 तक का क्लियर हुआ तो 5 में देखिए इसमें भी आपका 18 मिल रहा है। अब 18 लाने के लिए आप क्या किए तो आप 5 में जाइएगा तो 5s 5p और बीचवा में आएगा d, और जो d होगा वह n-1 होगा, तो इससे एक कम होगा 4d। इसी तरह से चलिए 6 वाला में 2 14 10 6 सब जोड़ने पर आपका आएगा 32, तो यहां पर ले लिए 32, और 32 लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं 5 के बाद 6 ला रहे हैं, इन सबों को बुलाइएगा। तो यहां रख दिए 6s, लास्ट में देखिए 6p रखेंगे, और यहां देखिए 6 - 1, n का मान 6 रखे, 6 - 1 6 - 2, तो 6 - 2 आ गया 4f। फिर यहां आइए 6 - 1 5d। दोस्तों अब 32 वाला में पुनः देखिए क्या क्या मिलेगा, तो अब 32 वाला में भी फिर s f d p आएगा, जिसमें 7s यहां प्रारंभ में और 7p लास्ट में, बीच में आएगा f और d। तो यहां आप लिख दीजिएगा 7 - 2 मतलब 5f, और यहां रख दीजिएगा आप 6d। अब दोस्तों
अब सब बात केवल अंक पर टिक गया। वह अंक है 2, एक बार 2 आया है, फिर 8 है 8, फिर 18 है 18, फिर 32 32, 2 2 8 8, 18 18, 32 32। फिर एक बार गीत गाइए, 2 8 8, 18 18, 32 32। दोस्तों एक बार पुनः मैं मिटा रहा हूं और आपको अब की बार याद हो जानी चाहिए। चलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन लाना है तो केवल s वाला बुला लीजिएगा। तो n का मान 1 1 s। फिर 8 लाना है तो आपको लाना है s और p वाला, s का 2 और p का 6, दोनों मिलकर 8 हो जाएंगे। इसमें अब 1 के बाद अब 2 में आ रहे हैं, 2s और 2p। फिर 8 आपका आया है, इसी तरह से s और p बुलाइएगा। तब 2 के बाद आप 3s और 3p। अब 18 लाने के लिए आपको क्या क्या बुलाना पड़ेगा? तो आपको बुलाना पड़ेगा s का 2, d का 10, 10 2 12, यहां से 6 18। अब देखो यही मैं कह रहा हूं कि एन एस और एन पी दोनों जगह एन का मान बराबर है, लेकिन डी ला रहे हो तो जो वैल्यू आएगा n -1 होगा। तो जितना पी रहेगा उससे एक ही कम हो जाएगा, जितना एस रहेगा उससे भी एक कम हो जाएगा। तो 18 लाने के लिए अब चलो तीसरा तक समाप्त हो गया। यहाँ 4s, लास्ट में 4p, आई बिचवा में आ जाएगा इन दोनों से एक कम 3d। फिर 18 लाना है तो अब चलो 4 के बाद 5, तो यहाँ s, फिर d, फिर p, यहाँ 5 है, s रखे किनारे पर, 5p रखे बिचवा में, इन दोनों से एक कम मतलब 4d रख दिए। आपका यहाँ n का मान 5 तक समाप्त हो गया। अब 6वां में लाना है तो 6वां के लिए आपको टोटल 32 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो 32 इलेक्ट्रॉन लाइएगा कहां से? तो इन सबों को जोड़ दीजिए। s का 2, f का 14 है, तो 2 और 14 16 है, और 10 26, और 6 32। तो दोस्तों अब 5 के बाद 6, तो 6s, यहां लास्ट में 6p, जो f होगा वह 2 कम है, तो इस 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4f, और जो बिचवा में d आ रहा है वह n-1 है, 1 कम है, तो 6 में से 1 घटा दीजिए 5d। दोस्तों अब तो मजा आ रहा होगा कि इसी आधार पर सब लिख दीजिएगा। चलिए अब 6 के बाद आपको 7 में आना है, तो 7 में 32 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इन सबों को लाना पड़ेगा। तब यहां पर 7s, लास्ट में 7p, फिर वही बात f लाना होगा बीच वाला, तो f है 7 - 2 आ जाएगा 5f, और यहां d लाने के लिए 7 - 1 आ जाएगा 6d। अब आप इसी अंक पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। 2 8 8 18 18 32 32। अब केवल फॉर्मूला देखिए और यह अंक देखिए, यह उप कक्षाओं को बुला लीजिए। अब मैं आपसे कहूंगा कि अब आप अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। वह अक्रिय गैस कौन कौन है? तो पहला है हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2।
दूसरा है नियॉन परमाणु संख्या 10, तीसरा है आर्गन परमाणु संख्या 18, चौथा है क्रिप्टन परमाणु संख्या 36, पांचवा है जेनन परमाणु संख्या 54, छठा है रेडन परमाणु संख्या 86 और सातवां है ईयूओ परमाणु संख्या 118 है। ईयूओ का फुल फॉर्म है ऑक्टियम। याद कीजिए, ऑक्टियम। ऑन आया है 1 के लिए, फिर ऑन 1 के लिए, ऑक्ट आया है 8 के लिए, ऑक्टियम। याद कर लो दोस्तों, 1 है तो ऑन, फिर एक ऑन, 8 के लिए आया है ऑक्टियम, ऑक्टियम। चलिए अब हीलियम लिखना है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए आप लिख दीजिए 1s2। ये आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा आपका नियॉन है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। वो 10 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे होगा? तो 2 और 8 लेकर, 2 और 8 इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 पूरा होगा। तो इसके लिए तो आप लिख दीजिए 1s2। फिर 8 के लिए आप अभी देखे थे 2s और 2p, यहां 2 और यहां 6, देखिए पूरा हो गया। फिर आर्गन के लिए सोचिए। एक और बात दोस्त, ये जो लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, इसी को लोग छोटा भी कर देते हैं, जिसे बोला जाता है शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो शॉर्ट हैंड करने के लिए किसी का भी शॉर्ट करना है तो हमेशा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस ही बुलाना। अक्रिय गैस को इंग्लिश में इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। अब देखो, इसको छोटा और करना है तो इसी को अब करेंगे क्या? यह 1s2 आया था हीलियम के लिए, यहां ऐसे He लिख दिए, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा हो गया। अब बाकी को यहां बैठा देंगे। चलिए अब तीसरा आर्गन। आर्गन 18 है। चलिए 18 लाने के लिए क्या क्या कीजिएगा? तो 2 जोड़ 8 जोड़ 8, 2 8 10, 8 18, यहां तक आपको पहुंचना है। तो इस 2 के लिए आप लिख दिए 1s2। अब दूसरा में पहुंच रहे हैं तो 2s2 2p6। फिर आप तीसरा में पहुंच रहे हैं, 8 ही है तो 3s और 3p बुलाइएगा, यहां 2 यहां 6। अब इसी को और छोटा करना है तो छोटा करने के लिए यहां तक देखिए नियन आ गया है। तो छोटा करने के लिए इसी को आप यहां नियन 10 लिख दिए, फिर 3s2 3p6। दोस्तों, अब जब लंबा लंबा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आएगा तो उतना लंबा लिखने में आपका समय बर्बाद होगा। तो आप क्या कीजिए कि शॉर्ट हैंड का ही यूज कीजिएगा। शॉर्ट हैंड का ही अब आगे मैं यूज करूंगा, आप भी यूज कीजिएगा। जब ही 18 के बाद आप जा रहे हैं, परमाणु संख्या 18 के बाद, तो लंबा लंबा लिखने में आपका समय बर्बाद होगा, फिर जगह भी अधिक लगेगा। इसलिए उसको शॉर्ट करके लिखिएगा।
चलिए अब चौथा, क्रिप्टन 36। ध्यान दीजिएगा, 2 8 10 8 18 है और यह है 18 36। यहां तक तो आपका यह आर्गन आ गया है। अब मैं छोटा रूप में लिख रहा हूं। आर्गन ले लिए, 18 हो गया, पहली दूसरी तीसरी समाप्त हो गया। अब आपको चौथी में जाना है, 18 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो 18 है, रखने के लिए आप 4s, इधर 4p और बीचवा में लाइएगा इन दोनों से एक कम 3d। s में 2, p में 6, d में 10। अब जोड़िए ना, 18 2 20 10 30 6 36 तक आप पहुंच गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक इनट गैस में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलना है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बोलना है। तो देखिए, हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन मात्र 2 है, तो हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, इसको ऐसे दर्शा देंगे। नियन में आइए पहुंचिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए, ये भी दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा, दोनों दूसरी ही कक्षा है। और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 और 6 8। यहां से भी देख लीजिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां दूसरी कक्षा में एस और पी दोनों है, यही बाहरी कक्षा है। और इसी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मिले कितना है, 8। यहां भी देखिए बाहरी कक्षा में 8। तो अब नियन के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, अभी मैं एक लाइन का बात कह रहा हूं कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में मात्र 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर से, हीलियम के पास केवल 2 और बाकी सभी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रमाणित किया जाए। आर्गन में देखिए, पहली में यहां 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में यहां 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में यहां देखिए पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8। फिर से, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8। तो आर्गन में संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 8 हो गया। क्रिप्टन पर सावधान हो जाइए। क्रिप्टन में आप देख रहे हैं कि 4s है, 4s के बाद 3d है और यहां 4p है। तो बाहरी कक्षा होगा कौन? तो बाहरी कक्षा यह चौथी होगा, यहां भी चौथी होगा, यह तीसरी कक्षा अंदर चला जाएगा। तब इस बंदर को अंदर कर दीजिए और इन दोनों को साथ में रख दीजिए। तो अब इसको कक्षा के रूप में सजाइए। 3d पहले आ जाएगा, 4s 4p एक साथ कर दीजिएगा। 3d 10, 4s 2, 4p 6। देखो, यही बाहरी कक्षा हुआ 4, यह तो तीसरी कक्षा अंदर चला जाएगा। तो क्रिप्टन में भी, आर्गन में भी 8 है, क्रिप्टन में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 8 ही है। अब पांचवा, जेनन में प्रमाणित किया जाए, इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, तो 2 और 8 10 है, 8 है, 18 है, 18 है और 18 36, अब फिर 18 है, यहां आएगा 54। तो जेनन के लिए यहां पर आपको रुकना है। जेनन 54। जेनन के पहले आप अक्रिय गैस या क्रिप्टन ले लिए,
2 8 10 8 18 है, 18 36 से यहां तक आपका क्रिप्टन कवर हुआ। अब इसे 18 को लिखना है। अब पहली दूसरी तीसरी चौथी तक आप आ गए हैं। अब चलिए पांचवी में 18 लाना है दोस्तों, तो 5s, फिर इधर 5p, इन दोनों से एक कम आ जाएगा d वाला, बीच में 4d, यहां 2, यहां 10, यहां पर 6। अब पुनः देखा जाए, या पांचवी कक्षा या चौथी कक्षा या पांचवी कक्षा, अब अरेंज किया जाए। इसे 4d को अंदर भेजिए, अब 5s और 5p को एक साथ रखिए। अब पुनः देखिए, चौथी कक्षा पांचवी भी पांचवी। अब इस पांचवी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 और 6 8, तो आपका जेनन में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, जिसे 8 बिंदु के द्वारा दर्शा दिया गया। छठा रेडॉन 86 है। ये कहां तक जाइएगा भाई? तो 2 8 10 8 18 18 36 18 है 54, और 54 और 32, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 86। मतलब यहां तक तो आपका हो गया जेनन, और उसके बाद 32 लाना है। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, अब छठी में आपको प्रवेश करना है, तो 6s2। अब 32 लाने के लिए F भी चाहिए, D भी चाहिए, P भी चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट अब आगे सोच रहा हूं, 6s, इसके बाद F बुलाऊंगा, तो F इन दोनों से 2 कम होगा, तो S 6 है, तो D जो होगा 2 कम, मतलब 4 8। फिर जो D आएगा इस 6 से 1 कम होगा, तो 5D। अब इलेक्ट्रॉन गिना जाए, 54 2 56, 56 और 14 है 70, और 10 80। अभी दिल्ली नहीं पहुंचे, अभी दिल्ली दूर है, 86 तक जाना है। तो अब 6s2 है, यहां लास्ट में 6p6। देखो यही 6 बाहरी कक्षा है। अब पुनः इसको सजा दीजिए, कक्षा के रूप में अरेंज करना है, तभी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। तो 4a 14, 5d 10, 6s2, 6p6। देख लो, अब बाहरी कक्षा छठी कक्षा था, इलेक्ट्रॉन यहां भी 8 मिल गया, तो रेडन में भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों बात तो प्रमाणित हो रहा है कि हीलियम में मात्र बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन में है। अब बाकी जितने भी इनर्ट गैस हैं या अक्रिय गैस हैं, उनके बाहरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब अंत भला तो सब भला। अब यहाँ पे अन ऑक्टियम 118वां आइए दोस्तों। अब आप 1 से लेकर 118 तक का इसी रास्ते पर दौड़ जाइएगा। जब 18 से अधिक परमाणु संख्या होगी किसी तत्व का, तो उसको अक्रिय गैस से छोटा कीजिएगा। याद करो, छोटा जो मैं अक्रिय गैस से कर रहा हूं उसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड विधि। जैसे अक्रिय गैस जेनन लाकर छोटा किए, तो चाहे कोई भी तत्व हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटा करने के लिए अक्रिय गैस ही लाते हैं। चलिए अब लास्ट अन ऑक्टियम पर विचार किया जाए। EuO 118, यहां तक आप 86 तक पहुंच गए हैं। अब और 32 जोड़ना है, अगला 32। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी का काम आप समाप्त कर दिए।
अब 7वां में प्रवेश करना है। और यहां शॉर्ट हैंड के लिए मैं डाल दिया रेडॉन 86। अब चलिए पुनः 32 लाना है, किसके लिए? 7वां के लिए। तो 7s, फिर 7 में से 2 घटाइएगा तो 5f, 7s2, 5f 14, फिर 7 में से 1 घटाइएगा तो d वाला आएगा, तो 6d 10 और लास्ट में 7p 6। 86 या 2 88, 88 या 14 है 102, 102 और 10 112, 112 6 118। फिर इसको भी सजा लिया जाए 7वां एक जगह कीजिए, इन सबों को पीछे घसका दीजिए। रेडन 86, 5f 14, 6d 10, 7p 7s2, 7p 6। पुनः देखिए अब बाहरी कक्षा यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑन ऑक्टियम में भी बाहरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। दोस्तों अब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तकनीक यहां समाप्त हुआ। अब अगले कक्षा में, अगले क्लास में, अगला वीडियो में मैं कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों को सिखलाऊंगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। धन्यवाद।